सोचिए, एक कंपनी के राज से निकलकर दो आजाद देश, ये कैसे हुआ? आज हम क्राउन रूल के उस 90 साल के लंबे कानूनी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। वो कहानी जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट की तकदीर लिख कर रख दी। ये कहानी किसी कानून से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत हुई थी आग से। 1857 का विद्रोह वो कोई छोटा मोटा हंगामा नहीं था। वो एक जबरदस्त जन उभार था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को हिला दिया था। इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहना गलत होगा। असल में ये तो बरसों से दबे हुए गुस्से का एक ज्वालामुखी था जो फट पड़ा, और इस धमाके ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि वो भारत पर राज करने के अपने सारे तौर तरीके पूरी तरह से बदल। और उसी विद्रोह की आग की राख से जन्म हुआ क्राउन रूल का। ये वो दौर था 1858 से लेके 1947 तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को कह सकते हैं साइडलाइन कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने सीधा डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया भारत का। मतलब अब हुकूमत लंदन से चलने वाली थी। एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत। तो इन 90 सालों को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, विद्रोह के बाद शासन का नया सिस्टम कैसे बना। फिर वो पहली भारतीय आवाजें कौन थीं जिन्हें सरकार में जगह मिली। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा, पर साथ ही बंटवारे की लकीरें भी खिंचने लगी। फिर हम उस ब्लूप्रिंट पर आएंगे जो आगे चलकर सेल्फ रूल का आधार बना, और आखिर में हम बात करेंगे आज़ादी और बंटवारे की। तो चलिए शुरू करते। तो हमारा पहला पड़ाव 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने बहुत तेजी से एक्शन लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये कोई आराम से किया गया सुधार नहीं था। नहीं, ये एक इमरजेंसी एक्शन था। इसका एक ही मकसद था, पुराने सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंको और अपना सीधा मजबूत कंट्रोल जमाओ। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पुराना कंफ्यूजिंग सा सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सब खत्म। उनको पूरी तरह से हटा दिया गया और उनकी जगह आए दो नए बहुत पावरफुल पद। एक भारत का वाइसरॉय, जो इंडिया में क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो लंदन में बैठकर सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देता था। असल में हुआ ये कि सारी पावर एक कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश सरकार की तिजोरी में चली गई। अच्छा, तो अब कहानी आगे बढ़ती है। विद्रोह के उस झटके के बाद अंग्रेजों को एक बात तो साफ समझ में आ गई थी। वो कड़वी सच्चाई ये थी कि भारत जैसे इतने बड़े देश पर सिर्फ डंडे के जोर पर राज नहीं किया जा सकता। उन्हें भारतीयों के सहयोग की, कॉपरेशन की जरूरत पड़ने वाली थी। और यहीं से शुरू हुई पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, मतलब भारतीयों को ही उनके शासन में शामिल करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। और इस नई पॉलिसी का जो पहला ठोस कदम था, वो था 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इस कानून ने दो बड़े काम किए। पहला, इसने पहली बार दरवाजा खोला, भले ही जरा सा, कि भारतीय भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, इसने जो सारा पावर सेंटर में इकट्ठा हो गया था, उसे थोड़ा थोड़ा बांटना शुरू किया। बॉम्बे और मद्रास को उनकी कुछ पावर वापस दी, लेकिन हाँ, साथ ही वाइसरॉय को पोर्टफोलियो सिस्टम और इमरजेंसी में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर देकर और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। और देखिए, एसोसिएशन सिर्फ एक खोखला शब्द नहीं था। 1862 में वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। हाँ, ये एक छोटा सिंबॉलिक कदम था, और ये लोग चुने नहीं गए थे, नॉमिनेट हुए थे। पर यह पहली बार था, पहली बार जब सत्ता के गलियारों में कोई भारतीय आवाज गूंजी। फिर करीब 30 साल बाद 1892 का एक्ट आया। इसने उस दरवाजे को थोड़ा और चौड़ा किया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, और सबसे जरूरी बात, उन्हें बजट पर बहस करने और सरकार से सवाल पूछने का हक मिला। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, वो अब भी बजट पर वोट नहीं कर सकते थे। मतलब तिजोरी की चाबी अभी भी कसकर अंग्रेजों के ही हाथ में थी। अब हम कहानी के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्से में आ गए हैं। ये वो दौर था जब एक तरफ तो भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही थी जो समाज को बांटने का काम कर रही थीं। ये दौर था मॉर्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का। इस बदलाव का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाइए, 60। 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, उसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या 16 से बढ़ाकर सीधे 60 कर दी। सोचिए, ये एक जबरदस्त छलांग थी। ऐसा लगा कि अब ज्यादा बड़ी और बेहतर बहसें होंगी। लेकिन
इसी कानून के साथ एक ऐसी चीज आई जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए और बहुत खतरनाक साबित हुए। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चुनेंगे। इस एक कदम ने कह सकते हैं सांप्रदायिकता को कानूनी बना दिया। पहली बार भारतीय वोटर्स को धर्म के नाम पर बांट दिया गया और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा बीज था जिसका कड़वा फल मिलना तय था। फिर 10 साल बाद आए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और ये और भी ज्यादा पेचीदा थे। इन्होंने प्रांतों में डायरकी यानी दोहरे शासन की शुरुआत की। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम था जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स अंग्रेजों के कंट्रोल में थे और कुछ भारतीय मंत्रियों के। इसी के साथ देश में पहली बार बाइकैमरलिज्म यानी 2 सदनों वाली व्यवस्था और डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। हालांकि वोट देने का हक अभी भी बहुत कम लोगों के पास था, जो टैक्स देते थे या पढ़े लिखे थे। तो एग्जीक्यूटिव पावर का क्या? वहां भी कुछ जरूरी कदम उठाए गए। 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए, और 1919 आते आते ये जरूरी कर दिया गया कि काउंसिल के 6 मेंबर्स में से कम 3 भारतीय होंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम था सरकार की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी में शामिल होने की तरफ। और अब हम पहुंचते हैं ब्रिटिश कानून के सबसे बड़े पड़ाव पर। कह सकते हैं कि ये क्लाइमैक्स था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बहुत ही लंबा, बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, और यही वो दस्तावेज है जो आगे चलकर आजाद भारत के संविधान की बुनियाद बना। तो इस कानून की सबसे खास बातों में से एक थी पावर्स का बंटवारा, एक क्लियर फेडरल डिवीजन। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, पहली बार लेजिस्लेटिव पावर्स को 3 लिस्ट में बांटा गया। फेडरल लिस्ट जो सेंटर के लिए थी, प्रोविंशियल लिस्ट जो प्रांतों के लिए थी, और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। और मजे की बात यह है कि यही ढांचा लगभग वैसा का वैसा ही आजाद भारत के संविधान में ले लिया गया। इस कानून की जो संस्थागत विरासत है वो बहुत बड़ी है। इसने प्रांतों से वो कंफ्यूजिंग डायरकी सिस्टम खत्म किया और उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी दी। पर उससे भी बढ़कर इसने एक मॉडर्न देश की नींव रखी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक फेडरल कोर्ट, ये सारी चीजें इसी एक्ट से आईं। ये सब वो पिलर्स हैं जिन पर कोई भी देश खड़ा होता है। तो चलिए अब इस 90 साल की कहानी के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक चैप्टर पे चलते हैं। ब्रिटिश राज का अंत और 2 देशों का दर्दनाक जन्म। 1947 में चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि यकीन करना मुश्किल है। 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया जिसने ये साफ कर दिया कि बंटवारा होकर रहेगा। कुछ ही हफ्तों में 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया, और फिर 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश राज खत्म हुआ, पावर ट्रांसफर हुई और सबकॉन्टिनेंट बंट गया। एक आजाद भारत और एक नया देश पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आए। तो ये जो आखिरी कानून था, इसने औपचारिक रूप से ब्रिटिश राज को खत्म कर दिया। इसने भारत को एक आजाद और सॉवरेन देश घोषित किया। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनाए। वाइसरॉय का पद भी खत्म हो गया, और सबसे बड़ी बात, सैकड़ों रियासतों को यह चॉइस दी गई कि वो या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर आजाद रहें। एक ऐसा फैसला जिसने आने वाले कई सालों के लिए इस इलाके में कई विवादों की कहानी लिख दी। तो कुल मिला के देखें तो ये 90 साल का कानूनी सफर 1857 के बाद सीधे कॉलोनियल कंट्रोल से शुरू हुआ था, और फिर धीरे धीरे ये एक कॉम्प्लेक्स ब्लूप्रिंट में बदलता गया। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने आखिर में मॉडर्न इंडिया और पाकिस्तान की नींव रखी। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कानूनों, समझौतों, संघर्षों और सौदेबाजी का ये जो 90 साल लंबा सफर था, इसने आखिर इस सबकॉन्टिनेंट की किस्मत को कैसे गढ़ा। ये एक ऐसी विरासत है जिसकी गूंज, अच्छी भी और बुरी भी, आज तक इस पूरे इलाके में सुनाई देती है।